दिख रहा है। श्रीलंका की बात करेंगे हम लोग। श्रीलंका की इसलिए बात करेंगे क्योंकि श्रीलंका के अंदर अभी नए राष्ट्रपति भी बने हैं और नए प्रधानमंत्री भी बने हैं। श्रीलंका भारत का समुद्री सीमा साझा करने वाला सबसे पड़ोसी देश है। कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही आपातकाल, खाद्य आपातकाल लगाया गया था। खाद्य आपातकाल लगाने का मुख्य कारण क्या था? श्रीलंका के अंदर जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, इन्होंने वहाँ की सत्ता और बागडोर सत्ता को नहीं संभाल पाए, जिसके कारण क्या हुआ? महंगाई चरम पर पहुँच गई। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। महंगाई जैसे बढ़ा, इनको अंततः अपने पद से क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। और देश के यानी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री जो बने थे उस समय, प्रधानमंत्री ये बने थे रनिल विक्रमसिंघे। कौन बने थे? रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा था, चूँकि उनको बनना था राष्ट्रपति और वो बन गए क्या? प्रधानमंत्री। और वैसे भी श्रीलंका के अंदर प्रधानमंत्री से ज़्यादा शक्ति किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसीलिए रनिल विक्रमसिंघे को बनना था राष्ट्रपति। अब वो बन गए प्रधानमंत्री। किनके स्थान पे बने? महिंद्रा राजपक्षे के स्थान पे जब बने तो रनिल विक्रमसिंघे ने कोई भी काम नहीं करते थे। मतलब कि सिर्फ वो एक नाम के बैठे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। काम जब बिल्कुल नहीं कर रहे थे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर में आ गया? राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे गोताबाया राजपक्षे, है ना। कौन राष्ट्रपति हुआ करते थे? गोताबाया राजपक्षे। पूरी जवाबदेही किनके पास आ गया? गोताबाया राजपक्षे के बीच, इनके पास। और श्रीलंका की पूरी जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गए। अंततः क्या हुआ? पूर्व राष्ट्रपति यानी गोताबाया राजपक्षे को भी इस्तीफा देना पड़ा। जब राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दिया, उनके स्थान पे हुआ चुनाव। उनके स्थान पे चुनाव हुआ। उस चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 3। उस 3 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार थे रनिल विक्रमसिंघे। और कुल कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ? राष्ट्रपति चुनाव बताइए। 225 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 134 सीट जीत के आए। कौन? रनिल विक्रमसिंघे। और इस तरह से रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। जैसे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे बने और इधर क्या हुआ? प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया। पुनः एक बार से श्रीलंका के अंदर चुनाव हुआ प्रधानमंत्री के लिए, जिसमें कि दिनेश गुणवर्धने देश के श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। क्लियर है? तो आप लोगों को याद रखना है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की बात करें हम लोग, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। श्रीलंका पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र हुआ 1948 के अंदर। अच्छा, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? सिलीनेक्स और मित्र शक्ति। सिलीनेक्स और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है, ध्यान रखना है। श्रीलंका के बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसकी राजधानी। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। अच्छा, पूर्व राजधानी कहाँ था? कोलंबो। पूर्व राजधानी कोलंबो। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक समुद्री सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ? 1948। सिलीनेक्स और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है ना, श्री जयवर्धनपुरे
कोट्टे। अब पूर्व राजधानी कोलंबो। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनील विक्रमसिंघे। आप लोग बताइए ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज एंथनी। इतना 1 सेकंड के अंदर लिखिए। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किस बैंक के साथ सहयोग से शुरू किया गया? किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया गया बताइए? एसबीआई। बहुत अच्छा। एसबीआई ने व्हाट्सएप के साथ में एक बैंकिंग सेवा शुरू किया है। एसबीआई और व्हाट्सएप ने मिलकर क्या किया है? बैंकिंग सेवा, जिसको हम लोग बोलेंगे व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किस बैंक के साथ शुरू किया गया है? एसबीआई। देखो एसबीआई की बात करें हम लोग, एसबीआई सुनो ध्यान से, एसबीआई की बात करेंगे, इसका स्थापना कब हुआ है? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। एसबीआई का स्थापना कब हुआ है? 1 जुलाई 1955। एसबीआई की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई बताइए? मुंबई के नॉरीमन पॉइंट। मुंबई के नॉरीमन पॉइंट, याद रखिएगा। नॉरीमन पॉइंट, मुंबई के नॉरीमन पॉइंट में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके अभी हेड कौन है? इसके हेड कौन है? दिनेश खारा। एसबीआई के हेड कौन है? दिनेश खारा। अच्छा, एसबीआई का पुराना नाम क्या है? यस, इंपीरियल बैंक। पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। भारत का ये एसबीआई का पुराना बैंक, एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना हुआ था 1921 में। स्थापना कब हुआ था? 1921 के अंदर। एक क्वेश्चन और छापिएगा, आरबीआई से संबंधित है। भारत के अंदर सबसे पुराना बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, भारत का सबसे पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, बताइए कौन सा बैंक है? आरबीआई। राष्ट्रीयकरण हुआ। अच्छा, ये कब हुआ राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? जल्दी बता दीजिए। 1 अप्रैल 1935। अच्छा, एक बात बताइए, इस समय अगर आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, इस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? इस समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर। कोलकाता से मुंबई कब चेंज हुआ? 1937 में। इसका जो हेडक्वार्टर बना, कहाँ पर बना? मुंबई के अंदर। मुंबई हेडक्वार्टर मुंबई कब बना? 1937 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था एसबीआई से और आरबीआई से। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किस बैंक के सहयोग से किया गया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल क्षेत्र में यानी वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कॉमर्शियल क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के नॉरीमन पॉइंट। इसके हेड कौन है अभी? दिनेश खारा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता। लेकिन कोलकाता से मुंबई इसका चेंज किया गया हेडक्वार्टर कब? 1937 ईस्वी को। आरबीआई भारत का पहला बैंक है जिसका कि राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर है? 1 सेकंड के अंदर छापिए। राष्ट्रीय खेल दिवस
कब मनाया जाता है बताइए? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किनका जन्म दिवस? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र। इसको हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर। अच्छा एक बात बताइए, हॉकी का जादूगर इसको कहते हैं क्यों? याद है आप लोगों को? 28, 32 और 36, 1928, 1932 और 1936, है ना? ये तीनों ओलंपिक में लगातार पदक दिलाए थे। किसने? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र ने, हॉकी खेल में। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? और हॉकी टीम के ये कप्तान भी थे। ओलंपिक यानी कि खेल में सबसे बड़ा टूर्नामेंट ओलंपिक, जिसके अंदर की बहुत सारे खेल आयोजन किया जाता है, उसी ओलंपिक में भारत की ओर से हॉकी खेल में कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं के कप्तानी में लगातार 3 बार 28 में, 32 में और 36 में, है ना, पदक जीता। इसीलिए इसके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? जन्म दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, है ना? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। क्यों कहा जाता है मेरे भाई बताएं? 1932, 28, 32 और 36 तीनों ओलंपिक में लगातार पदक दिलाए, इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आगे एक क्वेश्चन बताइएगा। अभी कुछ दिन पहले ही दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न हुआ। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम, दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम ये संपन्न हुआ। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा के अंदर, पंचकुला हरियाणा के अंदर दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न हुआ। और इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? पहले स्थान पे राज्य कौन सा राज्य रहा? हरियाणा। पहले स्थान पर रहा कौन सा राज्य? हरियाणा। हरियाणा को हम लोग जानते हैं दूध खाट की नगरी। अच्छा हरियाणा की बात करें, हरियाणा के सीएम का नाम आप लोग अभी 1 सेकंड के अंदर बताइएगा, और गवर्नर का नाम बताइएगा। ये दोनों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, सीएम और गवर्नर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अभी तो आपको जो बता रहे थे वो दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम, एक इसी तरह का खेल है। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ बताइए? बेंगलुरु के अंदर हुआ। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु के अंदर हुआ। और इस बेंगलुरु में जो हुआ ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसमें पहले स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी कहाँ का है? बेंगलुरु का ही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रहेगा कि दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला में पहले स्थान पे हरियाणा रहा, और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु के अंदर हुआ। और पहले स्थान पे कौन रहा? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के अंदर रहा। आप लोग बेंगलुरु का जो सीएम और गवर्नर है वो भी छापिएगा। सीएम और गवर्नर बेंगलुरु का यानी कर्नाटक का, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम बताइएगा। और हरियाणा के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम अभी 1 सेकंड के अंदर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और नोट डाउन कीजिए यहाँ पर, भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? भवानी देवी, ये कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन में छपा था इसलिए बता रहे हैं इसको। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी। तलवारबाजी का संबंध, ये तलवारबाजी खेलती है कौन खिलाड़ी? भवानी देवी। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइएगा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक गोल्ड मेडल विजेता 2020-21 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ
उस टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। किस खेल में? जेवलिन थ्रो में, यानी भाला फेंक में। किसने भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता था? नीरज चोपड़ा ने। कितना भाला फेंका था? 87.58, 87.58, है ना। इतना भाला फेंक करके इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। और साथ ही साथ भाला फेंक में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिसने कि गोल्ड मेडल जीता। इसलिए ये तारीख जो था, ये जो डेट था 7 अगस्त 2021 का था। इसलिए प्रत्येक वर्ष अब जो है 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए थे सीएम और गवर्नर, अगर हम लोग हरियाणा के सीएम का बात करें तो हरियाणा के सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर बंडारू दत्त, बंडारू दत्त। अच्छा, बेंगलुरु के कर्नाटक के सीएम का नाम, कर्नाटक बिशप राज बिस्वा, बिशप राज बिस्वा। और यहाँ के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। ध्यान रखिएगा, हरियाणा के सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर का नाम है बंडारू दत्त, और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के सीएम का नाम है बिशप राज बिस्वा, और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। देखिए 68 नंबर का यानी 68वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा चुका है। 68वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड ये हाल ही में दिया गया है। तो इसमें जानेंगे कि सबसे बेस्ट एक्टर किसको चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अजय देवगन को। बेस्ट एक्टर किसको चुना गया है? अजय देवगन। इसके लिए मूवी, कौन सा मूवी के लिए? तन्हाजी के लिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तन्हाजी तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन, और एक और एक्टर है जिसका नाम है सूर्या। सूर्या को किस मूवी के लिए दिया गया? सोराबाई पोटरू, सोराबाई पोटरू मूवी के लिए सूर्या जो एक्टर है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया 68 नंबर का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में। अगर वहीं पर हम लोग बात करें बेस्ट एक्ट्रेस यानी हीरोइन की बात, हीरोइन का बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो अर्पणा बाल मुरली को। किसको दिया गया है? अर्पणा बाल मुरली। किस मूवी के लिए? सोराबाई पोटरू के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? अर्पणा बाल मुरली। किस मूवी के लिए? सोराबाई पोटरू के लिए। अगर इसके बाद बात करें बेस्ट मूवी, तुलसीदास जूनियर। बेस्ट मूवी तुलसीदास जूनियर। 68 नंबर का बेस्ट मूवी का जो अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया? तुलसीदास जूनियर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो दिया गया है के.आर. सच्चिदानंद, उधर रहो उधर रहो। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड के.आर. सच्चिदानंद। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? के.आर. सच्चिदानंद को। किस मूवी के लिए? मूवी मलयालम लैंग्वेज का ये मूवी था। क्लियर है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किस कौन सा राज्य को घोषित किया गया है? मामा की नगरी यानी मध्य प्रदेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किस राज्य को घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। अब देखिए ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये 68 नंबर का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का बारे में, है ना। इसके बाद 2 क्वेश्चन और डाले हैं आप लोगों के लिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? रणवीर सिंह को। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सुनो ध्यान से मेरे भाई, भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। अगर यहीं पर हम लोग बात करें वर्ल्ड लेवल पे कि विश्व में सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड। पूरे वर्ल्ड में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड। और भारत के अंदर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्लियर है? कांस फिल्म फेस्टिवल, ये कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होती है बताइए? फ्रांस के अंदर। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होती है? फ्रांस के अंदर। कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ऑनर कंट्री के रूप में घोषित किया गया किस कंट्री को?
इंडिया को। पहली बार इंडिया को ऑनर कंट्री घोषित किया है किसमें? कांस फिल्म फेस्टिवल में। और कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष? फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। और 2022 के अंदर जो ये हुआ है, इसमें किस कंट्री को ऑनर ऑफ कंट्री घोषित किया है? इंडिया। अच्छा, इंडिया की कौन सी अभिनेत्री जो है इसको इसके अंदर शामिल किया गया बताइए? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण। ध्यान रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के अंदर भारत की ओर से किस एक्ट्रेस को शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। 1 सेकंड के अंदर छापिए आप लोग। राष्ट्रीय ध्वज दिवस। राष्ट्रीय ध्वज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज दिवस क्यों मनाते हैं? तो ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया किसको? तिरंगा को। इसलिए 22 जुलाई को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई। अगर तिरंगा की बात करें, इसमें कितने कलर हैं? 3 रंग हैं। कौन कौन है? एक तो केसरिया है, सबसे ऊपर केसरिया। अब बताइए आप लोग, केसरिया किसको सूचित करता है? बीच में है सफ़ेद, बीच में क्या है? सफ़ेद, और नीचे सबसे जो है वो क्या है? हरा है। केसरिया किसको सूचित करता है? और सफ़ेद के बीच में एक चक्र भी है। चक्र में कितने तीली हैं? ये चक्र में तीली की संख्या है 24। तीली की संख्या कितना है? 24। आप लोग बताइए, केसरिया रंग जो है वो किसको सूचित करता है? केसरिया रंग क्या प्रदर्शित करता है? वीरता को। केसरिया रंग किसको सूचित करता है? वीरता। सफ़ेद शांति को। और अगर हरा की बात करें, हरियाली। हरा किसको सूचित करता है? हरियाली। बीच में जो है तीली है, चक्र जिसको बोलेंगे, उस चक्र के अंदर कितने तीली है? अच्छा, एक बात बताइए, तिरंगा जो ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तिरंगा ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में इसका डिजाइन तैयार किया। अच्छा, तिरंगा झंडा जो है इसकी अनुपात बताइए, लंबाई और चौड़ाई। 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2। मेरे भाई, चाहे जितना लंबाई चौड़ाई हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं। जब उसका रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा? वो 3:2 ही निकलेगा, 3:2 में ही निकलेगा। क्लियर है? अगर सपोज दैट ये हो जाए 18 और ये हो जाएगा कितना? 12। 18 मीटर और ये 12 मीटर, ये ऐसा हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 और 2, देखिए निकला ना। तो ये लंबाई चौड़ाई हमेशा जो होगा उसका किस रेशियो में होगा? 3:2 में। क्लियर है? अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, इसमें पोल की जो लंबाई होता है, पोल की लंबाई, पोल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 22 फीट। पोल की लंबाई कितना होना चाहिए? 22 फीट। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज मनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर तिरंगा जो, उसमें कितने रंग हैं? 3 रंग। केसरिया रंग किसको सूचित करता है? वीरता को। सफ़ेद रंग किसको सूचित करता है? शांति को। हरा रंग किसको सूचित करता है? हरियाली को। इसका जो डिजाइन तैयार किया है, किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, भारत के बाहर पहली बार इसको, राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? भारत के बाहर भीखाजी कामा ने। भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा ने भारत के बाहर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। अच्छा, आप ये भी बता दीजिए कहाँ पर फहराया था इसको? जर्मनी के अंदर। कहाँ पर फहराया था इसको?
जर्मनी के अंदर। कब? 1907 में। क्लियर है? भारत के बाहर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? भिखाजी रुस्तम कामा ने। भिखाजी रुस्तम कामा। कहाँ पर फहराया था? जर्मनी के अंदर। कब फहराया? 1907। ये पूरी कहानी किससे संबंधित था? राष्ट्रीय ध्वज से। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। और एक बार एग्जाम में पूछ लिया, बताइए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। हाँ, इसलिए क्वेश्चन को आप बनाएंगे पूरी तरह से अच्छे से पढ़ के, तब उसको आप आंसर टिक करेंगे। क्लियर है?